बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हम टॉपिक कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या क्या हैं और उसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टूडेंट, मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन बेसिकली हमारे पास क्या है, देखिए हमने अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया ना, जिसमें शॉर्टकट मेथड था, कोडिंग मेथड था। लेकिन जो सिंपल अर्थमेटिक मीन अगर मैं आपको कहूँ ना, तो दो मेन ले रहे होते हैं कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन फॉर द अनग्रुप डेटा, और फॉर द ग्रुप डेटा हम ले रहे होते हैं जी सम ऑफ एफ डिवाइडेड एक्स एंड सम ऑफ एफ, ये फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। अब हमने जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। बाकी अर्थमेटिक मीन की जो थ्योरी है कि अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, ये आपके पेपर में भी आती है, तो इसको हमने जरा अच्छे तरीके से देखना। थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अब इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला जो मेरिट्स है कि इट इज रिगॉर्सली डिफाइंड बाय द मैथमेटिकली फार्मूला, कि ये एक तो मैथमेटिकली फार्मूला जो कि मैंने आपके सामने लिखा भी है, इसके जरिए डिफाइन होता है। अर्थमेटिक मीन नॉट डिफाइंड बाय ओनली अ सिंगल डेफिनेशन, बल्कि ये फार्मूले के जरिए भी हम डिफाइन करते हैं और मैथमेटिकली इस पे फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया जाता है और वो आंसर सही आपके पास आ रहा होता है। सेकेंड, आप देख सकते हो कि ये कितना आसानी से हम बता रहे हैं कि टोटल जो ऑब्जर्वेशन है उसको सम कर देना है डिवाइडेड बाय टोटल से। तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन, इसकी जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, बल्कि ये सिंपल है कि आपको जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है आपने उनका सम लेना है, डिवाइड बाय एन कर देना है। तो ये इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट है। फिर इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, अगर आप इसको समझा रहे हो या समझ रहे हो तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इजी टू कैलकुलेट है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर जो इसका मुझे सबसे अच्छा मेरिट मुझे कुछ भी लगता है वो हमारे पास है कि ये बेस करता है तमाम ऑब्जर्वेशंस पे। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन ऑल द वैल्यूज, कि आपको जितनी, अगर 5 वैल्यूज गिवन है तो ये 5 वैल्यूज का सम लेगा फिर डिवाइड बाय 5 करेगा। अगर आप एक वैल्यू भी मिस कर दोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो ये तमाम वैल्यूज पे बेस कर रहा होता है। 5 इसका जो मेरिट्स है वो हमारे पास है कि इट इज स्टेबल स्टैटिस्टिक इन रिपीटिंग सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट, कि सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट में ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। सैम्पलिंग, बेसिकली सैम्पलिंग क्या होता है स्टूडेंट, आपको मैंने वैसे तो पार्ट 2 की बुक पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन पार्ट 1 ही हम कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है कि व्हेन पॉपुलेशन इज टू मच लार्ज, या हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपने फुल ओवरऑल पॉपुलेशन पे स्टडी कर सके, तो हम कुछ एरियाज को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी तमाम इंफॉर्मेशन उन सैंपल से सिलेक्ट करते हैं। तो जब सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा होता है तो वहां पे जो अर्थमेटिक मीन है वो स्टेबल रहता है। तो इसे स्टेबल स्टैटिस्टिक इन रिपीटिंग सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, और ये सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट की जब मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए पार्ट 2 में सैम्पलिंग चैप्टर में, तो वहां आपको ये प्रैक्टिकल मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ, अगर आप देखोगे तो आपको इजीली वहां से समझ आ जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैन बी फाउंड इफ मीन इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नॉन सिंपली। कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्स। तो कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें मीन और एन गिवन है, तो इजीली हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं कि आपको फार्मूला मीन का क्या है, एक्स बार सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है ना। अगर आपको उन्होंने मीन क्वेश्चन में दिया एन दिया और कह रहे हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करें, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एन एक्स बार जो है वो आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास एक मेरिट्स है कि हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है, तो इजीली हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास है जी मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है, बिकॉज थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि इसके मेरिट्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फिर डीमेरिट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या खराबियां आ रही होती हैं। अब डीमेरिट्स क्या है कि ये इट इज वेरी सेंसिटिव टू एनी मार्क डिपार्चर फ्रॉम द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस इट इज नॉट suitable फॉर द स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वैसे तो ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन आपको सही तरीके से समझ आएगा चैप्टर नंबर 4 में जब हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस का चैप्टर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, दे हैव द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल वैल्यू, तो इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड किया जाता है। तो ये बड़ी मीन जो है वो बड़ी सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेंसिटिव हो जाता है
कि बेल शेप के लिए अगर वो थोड़ा सा भी डिपार्च कर रहा है, डिपार्च क्या है कि अगर वो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है या नेगेटिव साइड पे आ रहा है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर थोड़ा सा भी दूरी है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इट इज नॉट सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फिर अर्थमेटिक मीन है वो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नॉट एप्लीकेबल है, नॉट सुटेबल है। तो यहाँ ये हमारे पास एक डीमेरिट्स है। सेकेंड हम कहते हैं कि इट गिव्स द फॉल्स एंड मिसलीडिंग कंक्लूजन व्हेन देयर इज टू मच वेरिएशन इन डेटा। देखिए डेटा का स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वेरिएशन है ना कि एक वैल्यू 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5000 है, देन 10,000 है, फिर 0.5 है, जब वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं देन इट्स नॉट गिव अ करेक्ट आंसर, बल्कि ये हमें प्रोवाइड करता है मिसलीड कंक्लूजन्स। तो हमें फॉल्स कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वेरिएशन इन द डेटा इफ टू मच देन अर्थमेटिक मीन इज नॉट अ सुटेबल फॉर द डेटा। ठीक है कि वो फिर हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है। थर्ड हमारे पास होता है कि इट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो बहुत या तो लोअर वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है, पॉइंट्स में 0.this 1 हो जाएगा, या बहुत ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू हो जाएंगी, तो उसके लिए भी आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो उससे अफेक्ट हो रही होती है मीन से, उसके लिए भी ये अच्छी अर्थमेटिक मीन या एवरेज नहीं समझी जाती। देन एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से जो हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना उनके लिए मॉड या मीडियन जो है वो बेस्ट समझा जाता है। बिकॉज वो एक मिडल वैल्यू उसने बताना होता है, वो उन्होंने नहीं देखना होता कि कौन सी वैल्यू ज्यादा हाई है या नहीं, बस जो मिड में वैल्यू आ रही है वही आपके पास मिडल वैल्यू हो जाएगी, या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो आ रही होती है डेटा में वो मॉड हो जाती है। तो उनके लिए मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए जो है वो मीडियन और मॉड बेस्ट समझा जाता है। अर्थमेटिक मीन इज नॉट द गुड एवरेज फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज। देन ओपन एंड क्लास, ओपन एंड क्लास के लिए हम मीन नहीं फाइंड कर सकते। ओपन एंड क्लास बेसिकली है क्या, जिस तरह मैं आपको प्रीवियस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि ओपन एंड क्लास हमारे पास होता है जब आपके पास ना तो बहुत जो फर्स्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ना तो वो आपके पास हो और ना तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो ओपन एंड क्लास में जो ओपन एंड क्लास क्या होता है कि ना तो आपके पास छोटी वैल्यू आपके पास है ना बड़ी वैल्यू, ओपन क्लासेस हैं, ठीक है। उसके बाद जब दो नंबर ही गायब हैं तो हाउ कैन फाइंड द अर्थमेटिक मीन, बिकॉज हम तो खुद कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ईच एंड एवरी वैल्यू को काउंट करता है। अगर उसमें से एक भी मिस होगी तो आपके पास जो कंक्लूजन है वो सही प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। लेकिन जब आपके पास हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ही नहीं है तो हाउ वी कैन फाइंड द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन है। आई होप स्टूडेंट आपको थ्योरेटिकली समझ आया होगा कि व्हाट इज अर्थमेटिक मीन एंड इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हमारे पास क्या हैं। अगर आपको भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़।